नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेमा मालिनी लक्ष्य साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और पूरे देश को ये बात नहीं बताती, वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। इस तरीके के तमाम दावे करने वाले एक शख्स का नाम था राजीव दीक्षित। जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज के जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं, उनकी शुरुआत राजीव दीक्षित ने ही की थी। समर्थकों की माने तो राजीव दीक्षित यदि आज जिंदा होते तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते, लेकिन फिर मात्र 43 की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। समर्थक दावा करते हैं कि ये मौत नहीं, हत्या थी। राजीव दीक्षित की पैदाइश 30 नवंबर 1967 के रोज़ यूपी के अलीगढ़ में हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की थी। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी है। साल 2015 में एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नाम का छात्र उनके यहाँ से पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजीव का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हालांकि उनका एक दावा ये भी था कि यूनियन कार्बाइड घटना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहाँ से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। उन्होंने देश भर में घूमकर भाषण देने शुरू किए। इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना करते हैं। एक भाषण में वो कहते हैं कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है और इसे बदल जाना चाहिए। इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित कहते हैं कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 के नोट बंद करने की सलाह देते थे। उनके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ले जा रहे हैं। राजीव कहते थे कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी खूब बोला। मॉडर्न मेडिसिन की आलोचना करते हुए कहते हैं, विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोग बीमार हो गए और कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया। वो आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते हुए कहते हैं कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। स्वदेशी की वकालत करते हुए उन्होंने ऐसे पर्चे बंटवाए जिनमें लिखा होता था कि कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी भारतीय। ऐसा ही दावा उनका प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी था, जिसमें वो कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडविना से दोनों लगे हुए थे। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडविना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी, जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया। ऐसे ही कई दावे और भी हैं जिनका कोई तुक नहीं है। साल 2009 में राजीव ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविरों और पतंजलि योग पीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन नाम के मुहिम की शुरुआत की। आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए बाद 2014 में वो देश के सबसे सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। उस दौर में रामदेव आस्था और संस्कार चैनल के जरिए योग का प्रचार किया करते थे। राजीव दीक्षित भी इन्हीं चैनलों के माध्यम से भाषण दिया करते थे, जिसके चलते उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा हो रहा था। भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत तो कुछ महीने के बाद ही 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं, साजिश थी। चलिए जानते हैं क्या हुआ था राजीव दीक्षित की मृत्यु के रोज़। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यानों के बाद जब 30 को भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई।
वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार लाया गया। राजीव के समर्थकों का कहना था कि उस रोज राजीव का शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या हो सकती है। ये देखकर कई लोग पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अंत में राजीव का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्योंकि शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए आगे चलकर राजीव से जुड़े लोगों ने उनकी हत्या की आशंका जताई। कई बार उंगलियां बाबा रामदेव के ऊपर भी उठी, लेकिन रामदेव इन आरोपों से इनकार करते रहे। साल 2019 में प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा इस केस को दोबारा खोले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन राजीव की हत्या हुई थी या स्वाभाविक मृत्यु, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका है।